हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहां होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग से जो प्रतिरक्षा टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करने आए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जीवाणु जनित रोगों को यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। अब आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रतिरक्षा क्या होती है। तो अगर हम प्रतिरक्षा की बात करें तो प्रतिरक्षा सीधी सी बात है, जो भी हमारे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करते हैं। प्रतिजन का मतलब है जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो विषैले पदार्थ स्रावित करता है, जिसको हम लोग प्रतिजन कहते हैं। उस प्रतिजन के खिलाफ जो या उस प्रतिजन के प्रति जो प्रतिरोध हमारा शरीर प्रदर्शित करता है उसको हम लोग प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी प्रतिजन के खिलाफ या प्रतिजन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रतिरक्षा कहलाती है। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन में। तो सीधी सी बात है, बाह्य रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। बाह्य रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। अब इस क्रिया में कोई सिंगल अंग तो काम नहीं करेगा, बहुत सारे अंगों का समूह काम करेगा। तो जब वो अंगों का समूह आपस में मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यानी इस क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के अंगों को, ये समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसको प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हैं। यानी बाह्य रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। इस क्रिया में शरीर के जो अंग भाग लेते हैं उनके समूह को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसको प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं, प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार की। तो बेटा प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, या प्रतिरक्षा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, प्रतिरक्षा को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली है सहज प्रतिरक्षा। क्या है? पहली है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। पहली है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। अगर हम सहज प्रतिरक्षा की बात करें तो सहज प्रतिरक्षा कैसी होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। और ये बाह्य रोगाणुओं को प्रवेश करने के प्रति बहुत सारे अवरोध उत्पन्न करती है। यानी ये हमारे शरीर में बाहर रोगाणु प्रवेश करे उससे पहले उनके सामने बहुत सारे बैरियर खड़े कर देती है, अवरोध उत्पन्न कर देती है कि तुम नहीं जा पाओगे। ठीक है ना। वो बैरियर कौन कौन से हैं, वो अवरोध कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक रोध। अब शारीरिक रोध में कौन कौन आता है? शारीरिक रोध में त्वचा और श्लेष्म आती है। यानी जो हमारी त्वचा है, ये त्वचा बाहर रोगाणुओं को अंदर प्रवेश करने रोकने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे मुख्य कार्य करती है। यानी कोई भी बाहर रोगाणु इस त्वचा को भेद कर अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर लेयरिंग होती है केराटिन की और बहुत सारी डेड सेल होती है। जब कोई बाहर रोगाणु डेड सेल पे आता है वो डेड सेल अपने आप रिमूव हो जाती है और बाहर रोगाणु हमारे शरीर से हट जाता है। आपने देखा हुआ कोरोना के समय हम लोग सिर्फ मास्क को प्रेफर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि नाक और मुंह को छोड़कर बाकी हमारी बॉडी के किसी भाग से रोगाणु अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। तो त्वचा शारीरिक रोध में सबसे मुख्य रोल प्ले करती है, नहीं सबसे मुख्य इसका भाग है त्वचा। दूसरा है श्लेष्म। अगर हम श्लेष्म की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे नासिका मार्ग में, ग्रसनी में, मूत्रजनन तंत्र में, ठीक है, एक लसलसा सा पदार्थ होता है, उसको हम लोग श्लेष्म कहते हैं। और इस श्लेष्म का आवरण क्या करता है, बाहर रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कायिकी रोध की, तो कायिकी रोध में बेटा अम्ल, क्षार, अश्रु ये सारे रोध उत्पन्न करते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल बेटा क्या होता है, HCl होता है। कहां होता है? हमारे आमाशय में होता है। यानी अगर हमारे आमाशय में कोई भी बाहर रोगाणु पहुंच जाता है तो HCl उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें लार और अश्रु में, तो लार और अश्रु में विशेष प्रकार का लाइसोजाइम होता है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। यानी अगर लार और अश्रु के संपर्क में, यहां तक कि पसीने में भी लाइसोजाइम होता है, इनके कांटेक्ट में कोई भी जीवाणु आएगा तो क्या होगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। यानी ये प्रदर्शित करते हैं, ये बनाते हैं कायिकी रोध। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कोशिकीय रोध। हमारे रुधिर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं भक्षाणु कोशिका, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ये सब क्या है? ये भक्षाणु कोशिकाएं हैं और इनको कॉमनली हम लोग WBC कहते हैं। इनका सिर्फ इतना सा काम है कि अगर कोई रोगाणु, कोई बैक्टीरिया हमारे रुधिर में प्रवेश कर गया है तो उसको नष्ट कर देना है। इसके बाद अगर आता है साइटोकाइनिन। यदि कोई कोशिका संक्रमित हो भी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन, इस पर आप लोग 5 स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आपको मिलेगा जब अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर कोई कोशिका संक्रमित हो जाती है तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को स्रावित करती है और वो प्रोटीन क्या करता है, दूसरी कोशिका को संक्रमित होने से बचाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन। यानी कोई कोशिका संक्रमित होती है तो दूसरी कोशिका को संक्रमण से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्सर्जित करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन। सॉरी। और ये इंटरफेरॉन आपसे सीधे पूछा गया हुआ है बहुत से आंसर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कर लीजिए। साथ साथ एक बात और, इस चैनल के माध्यम से
फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमारे सौर सर पढ़ाएंगे, जो अभी उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो यहाँ पर डाला था, वैद्युत आवेश एवं उसका क्षेत्र। तो वो वीडियो आप देखिए, और आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स के वो मिलते रहेंगे सौर सर के माध्यम से। इसके बाद हम लोग दूसरा जो है प्रतिरक्षा का दूसरा भाग है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा उसको बेटा हम लोग विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और ये आधारित किस पे होती है? ये स्मृति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? स्मृति पर आधारित होती है। यानी और ये दो प्रकार की अनुक्रिया करती है, प्राथमिक अनुक्रिया जो कि निम्न स्तर की होती है, और द्वितीयक अनुक्रिया जो कि उच्च स्तर की होती है, तीव्र स्तर की होती है। इसको ऐसे समझे, जब हमारे शरीर में कोई पहली बार रोगाणु प्रवेश करता है, तो जो हमारा शरीर है उसको पहचानने में थोड़ी देर करता है, वो पहचान नहीं पाता है ये कौन है, अच्छा किस प्रकार से हमारे शरीर पर आक्रमण कर रहा है, अच्छा इसके पास ये हथियार है, मैं भी ये हथियार यूज करूंगा। यानी उसको पहचानने में देर करता है, और जब पहचानने में देर करता है तो क्या होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे संक्रमित हो जाता है। लेकिन जब वही सेम रोगाणु दोबारा हमारे शरीर पर अटैक करता है, यानी द्वितीयक अनुक्रिया करता है, तो हमारा शरीर पहचान जाता है कि अरे ये तो वही है जो पिछली बार अटैक करके गया, तो हमारे शरीर को बीमार कर गया था, मारो इसको, अपनी सेना भेज देता है और उसको मारना शुरू कर देता है, और वो इतनी तीव्र होता है कि हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता और वो रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है दो प्रकार की अनुक्रिया करता है, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। ये स्मृति पर आधारित होता है, पहले वो याद करता है, फिर वो याद रखता है, उसके बाद बहुत मारता है। उसके अब उपार्जित प्रतिरक्षा को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा और दूसरा तरल प्रतिरक्षा। अगर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें टी लिम्फोसाइट सेल आती हैं, जिनका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है। नीट में पूछा गया था ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होता है कि सपोज दैट, ईश्वर न करे, कभी हमारी किडनियां खराब हो जाए, तो हमें किसी डोनर से किडनी चाहिए। आप अगर किसी बिना कोई पूर्णतया पुष्टि किए हुई हम किडनी ले लेते हैं, लगा लेते हैं, तो एक समय आएगा हमारा शरीर उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट्स उसे अपने शरीर का नहीं मानेंगी और उसको निरस्त कर देंगी, रिजेक्ट कर देंगी। इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसीलिए जब भी कभी कोई ग्राफ्टिंग करी जाती है, यानी अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, तो उससे पहले प्रॉपर उसकी जांच होती है, दोनों बॉडी से उसको मिलाया जाता है, उसके बाद ही प्रत्यारोपण किया जाता है। उसके बाद तरल प्रतिरक्षा में आती है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? ये अस्थि मज्जा में बनती है, इनका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में ही होता है, और ये बनाती है एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, जो कि ब्लड में घूमती रहती है और प्रतिजन को पकड़कर खत्म कर देती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है बी लिम्फोसाइट्स। क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो है वो है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर सेट में लगभग मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके कार्यों का वर्णन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडी। तब तक के लिए आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। प्रतिरक्षी अणु को डिस्कस करने से पहले आप एक बोर्ड में फिगर देख पा रहे होंगे जो एक वाई के आकार का बना हुआ है। तो जो प्रतिरक्षी अणु है, एक्चुअली प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के बृहद अणु होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? अगर इनकी हम संरचना की बात करें, इनकी जो संरचना होती है वो अंग्रेजी के वाई के आकार की होती है। अंग्रेजी कैसे होती है? वाई के आकार की होती है। यानी प्रतिरक्षी अणु प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के बृहद अणु हैं, और प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में पेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में पेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनमें से दो हल्की होती हैं और 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं। इसलिए हम लोग इसको H2L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिरक्षी अणु में क्या होता है? पेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 2 हल्की होती हैं, 2 भारी होती हैं, इसलिए हम लोग उसको H2L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। H2 माने हैवी चेन और L माने लाइट चेन, यानी 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये कुछ हैवी चेन दिखाई दे रही है और कुछ 2 लाइट चेन दिखाई दे रही है। और सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो, यहां पर क्या होता है? प्रतिजन बॉन्डिंग साइड होती है। यहीं पर आके क्या होते हैं? जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन का मतलब जो रोगाणुओं द्वारा टॉक्सिक एलिमेंट छोड़े गए होते हैं, वो प्रतिजन इन्हीं पे आके फंस जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजन बाइंडिंग साइट। अब हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्रतिरक्षी अणु होते हैं, जो मैंने ये सेट किए हुए हैं, ये छोटे से बड़े क्रम में है। यानी सबसे छोटे होते हैं IgG। यहां पर IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन।
ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन, सॉरी ग्लोबिन है, ग्लोब्यूलिन नहीं है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक। यानी जो आईजीजी है सबसे छोटी है, और ये जो सबसे छोटी प्रतिरक्षी है ये इतनी छोटी होती है कि ये प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण में प्रवेश कर जाती है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी अणु होती है। और अगर बात करें आईजीडी की तो ये सबसे बड़ी प्रतिरक्षी अणु होती है। यानी हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्रतिरक्षी अणु होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन डी। आप कैसे याद रखोगे, गेम होता है GAME और उसके बाद डी, ठीक। सबसे छोटी कौन होती है, आईजीजी, ये सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबिन होती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रतिरक्षा को डिस्कस कर लिया है। आप देख पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना पूछी जाती है हर सेट में, वाई के आकार की संरचना है, कभी कभी सिर्फ चित्र पूछा जाता है 2 नंबर में, और कभी कभी उसको डिटेल में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहज और सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, इस पर अंतर पूछे गए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। प्रतिरक्षा के प्रकार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दोनों में अंतर क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा जो हमारे प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वही प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, प्रतिरक्षी इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, बने हुए प्रतिरक्षी को सीधे शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। समझते हैं इसको कैसे। अब जो सक्रिय प्रतिरक्षा है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा और दूसरा कृत्रिम प्रतिरक्षा। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा की। प्राकृतिक प्रतिरक्षा में क्या होता है, इसका निर्माण किसी रोग जनक के प्रवेश के बाद होता है। यानी जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोग जनक प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती है, यानी प्रतिरक्षी बनने लगती है, वो होती है प्राकृतिक, और ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी जब कोई रोग जनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे आपने देखा होगा कोरोना सबको हुआ, लेकिन कुछ मरे कुछ नहीं मरे। जो नहीं मरे यानी उनकी बॉडी में ये एबिलिटी थी, इनके इम्यून सिस्टम में, उनके प्रतिरक्षा तंत्र में ये एबिलिटी थी कि उन्होंने शरीर में प्रविष्ट हुए कोरोना वायरस के प्रति क्या बना लिया था, प्रतिरक्षी बना लिया था। यानी उनके अंदर प्राकृतिक रूप से ये क्षमता थी, यानी उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक। अब कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो इसका निर्माण टीके के द्वारा होता है। यानी इसके निर्माण के लिए हम शरीर में विभिन्न प्रकार के टीके लगाते हैं। जैसे टीके 3 प्रकार के आप देख पा रहे हो, फर्स्ट जनरेशन टीका, सेकंड जनरेशन टीका एंड थर्ड जनरेशन टीका। फर्स्ट जनरेशन टीके में पूर्ण रोग जनक को, मृत या कमजोर को हम प्रविष्ट करा देते हैं। जैसे पोलियो वायरस, सॉरी पोलियो का टीका जो है, पोलियो का टीका क्या है, पूरा का पूरा वायरस हम क्या करते हैं, प्रविष्ट करा देते हैं शरीर के अंदर, ठीक। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या होता है, हम प्रतिजन यानी उस वायरस या बैक्टीरिया का जो टॉक्सिक प्रोटीन है, यानी जो जहरीला प्रोटीन है, जो रोग कारक प्रोटीन है, उसको प्रविष्ट कराते हैं। और थर्ड जनरेशन का जो टीका होता है वो होता है डीएनए टीका। जैसे डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्निक द्वारा हम टीके बनाते हैं, रिकम्बिनेशन टीके बनाते हैं। मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा टीचर जो कह रहा है मुझे भी पढ़ना है। हेलो करो सब लोग, हेलो करो, बाय करो, ठीक है, बाय। अभी रुको यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे हम लोग उसका टीका लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका। जो हेपेटाइटिस बी का है वो थर्ड जनरेशन का टीका है। और अगर हम बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, बने हुए प्रतिरक्षी को सीधे प्रवेश करा दिया जाता है, बने हुए प्रतिरक्षी को सीधे प्रवेश करा दिया जाता है। यानी इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है, यानी ये प्राकृतिक वो होता है जो एक मतलब प्रकृति से हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, जैसे आईजीजी, आईजीए। अब ये जो आईजीजी है ये अपरा द्वारा, मैंने बताया सबसे बड़ा होता है, अब सबसे बड़ा होता है अपरा द्वारा सीधे बच्चे में पहुंचता है। और आईजीए यानी कोलेस्ट्रॉल द्वारा, जो माँ का दूध है, पहला माँ का दूध होता है जो पीले रंग का होता है, उसके द्वारा ये प्रतिरक्षी बच्चे के अंदर प्रवेश करता है। और कृत्रिम प्रतिरक्षा क्या होता है, कृत्रिम में एंटीवेनम और टिटनेस वगैरह आते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं हम, कृत्रिम रूप से जो वो है प्रतिरक्षी, वो हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे
और साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।